गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कुछ लास्ट टॉपिक्स जो हैं चैप्टर के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने हार्मोन्स ऑफ गोनैड्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ गोनैड्स इनको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फिर ये जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ग्लैंड्स के अलावा भी हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स या कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि ग्लैंड्स ना होते हुए भी सर्टेन एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो in that category we are having the gastrointestinal tract। ठीक है, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है इसके अंदर सर्टन सेल्स होते हैं जो कि ग्लैंड्स के जैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि हमारा ईसोफेगस से लेकर के हमारे इंटेस्टाइन्स तक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रैक्ट होता है इसके अंदर भी बेसिकली अगर ज़्यादा मैं बोलूँ तो मोस्ट प्रोमिनेंटली हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनके अंदर सर्टन ग्लैंड्स ऐसे होते हैं, सर्टन सेल्स ऐसे होते हैं जो कि सर्टन सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है ये 4 तरीके के एंजाइम हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फर्स्ट वी आर हैविंग द गैस्ट्रिन, सेकेंड वी आर हैविंग secretin, third we are having cholecystokinin, and fourth we are having gastric inhibitory पेप्टाइड। ठीक है, 4 तरीके के हार्मोन्स जो हैं विच आर सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। चारों का फंक्शनिंग क्या है, जैसे कि सबसे पहले गैस्ट्रिन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो गैस्ट्रिन जो है ये हमारे स्टमक के ग्लैंड्स के ऊपर, स्टमक के सेल्स के ऊपर इफेक्ट डालता है और हमारे स्टमक के सेल्स को स्टिमुलेट करता है सो दैट दे कैन सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, ठीक है, तो गैस्ट्रिन हमारे स्टमक के जो सेल्स हैं, स्टमक के ग्लैंड्स हैं, उनको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। इन टर्न दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, देन वी आर हैविंग द सिक्रेटिन। ठीक है, सिक्रेटिन जो है ये पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट डालता है। ठीक है, और पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है दैट विल इन टर्न सिक्रीट वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, तो सिक्रेटिन किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास, एंड दे विल सिक्रीट वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, देन वी आर हैविंग कोलसिस्टोकाइनिन। ठीक है, कोलसिस्टोकाइनिन जो है ये पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों के ऊपर इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के या बाइल जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट डालता है और उनको स्टिमुलेट करता है कि वो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस को सिक्रीट करें। ठीक है, एंड फाइनली गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो इन सभी से उल्टा काम करता है और जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उससे प्रोड्यूस होने वाले जितने भी सिक्रीशंस हैं उनको सिक्रीट होने से इनहिबिट करने का काम करता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्लियर? इसके अलावा हार्ट और किडनी, ठीक है, ये दोनों भी सर्टन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हार्ट के बारे में हम लोग बात करें तो इट प्रोड्यूसेस एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इसको शॉर्ट में ANF कहा जाता है। ठीक है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर या ANF जो है
ये हार्ट की जो वॉल है, ठीक है, हार्ट में 2 एट्रियम होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, ठीक है। तो हार्ट में जो एट्रियम या ऑरिकल होते हैं उसकी वॉल से सिक्रीट होता है ये हार्मोन, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जैसे कि एक्साइटेटरी कंडीशन में जब अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ब्लड का फ्लो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो ब्लड के प्रेशर को रिड्यूस करना, ब्लड के जो फ्लो है उसको रिड्यूस करने का काम करता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो जैसे अगर इन केस अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हो तो उस केस में क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। डायलेट करना यानी कि उसको फैलाता है। तो अगर ब्लड वेसल्स फैल जाएंगे तो ब्लड का जो फ्लो है, उसकी जो स्पीड है, ब्लड के फ्लो की स्पीड है वो भी रिड्यूस होगी। और अगर ब्लड के फ्लो होने की स्पीड रिड्यूस होगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है ये हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू किडनी। किडनी के अंदर सर्टेन पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है, JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में हम लोगों ने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के जो सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज इरिथ्रोपोइटिन। और इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है ये हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस मोर ब्लड सेल्स, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन विल स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर ब्लड सेल्स। क्लियर? Now coming to the last topic of the chapter, mechanism of hormone action. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में अगर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो किस तरीके से, किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि हर हार्मोन का एक टारगेट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात करें तो FSH का टारगेट क्या होगा? या तो टेस्टिस होगा या ओवरी होगा, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि कोई भी हार्मोन है, XYZ हार्मोन है, ठीक है, अब उस हार्मोन को तो ब्लड के अंदर ही फ्लो होना है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ब्लड के अंदर फ्लो होगा, आसपास के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास से होकर के गुजरेगा, तो क्या उनके ऊपर इफेक्ट डाल पाएगा? नहीं डालेगा, क्योंकि कोई भी हार्मोन जो होता है उसका एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन होता है, ठीक है। अब कोई भी हार्मोन कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरा टारगेट ऑर्गन क्या है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि कोई भी जो टारगेट ऑर्गन होता है, ठीक है, उसके सेल्स और उसके टिश्यूज़ के ऊपर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मतलब अगर मैंने अभी 25 तरीके के हार्मोन पढ़ाए होंगे तो हर अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग रिसेप्टर सेल अलग अलग ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर कोई भी हार्मोन सिक्रीट होता है तो एक्टिव होने के पहले या हार्मोन का फंक्शन शो होने के पहले जो हार्मोन है उसको रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि अगर हार्मोन अपने रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड नहीं करेगा तब तक वो अपना फंक्शन जो है शो नहीं कर पाएगा, अपना फंक्शन जो है एग्जर्ट नहीं कर पाएगा। ऑर्गन के टिश्यूज़ और सेल्स पर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं FSH की बात कर रही थी, ठीक है, FSH जो हार्मोन है, ठीक है, इसका रिसेप्टर जो होगा वो या तो टेस्टिस पे होगा, ठीक है, या फिर ओवरी पे होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये जो FSH है अगर ये टेस्टिस के पास गया, उसको वहाँ पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल मिला, तो FSH क्या करेगा? रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा? बाइंड कर लेगा, जुड़ जाएगा उससे।
तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब तक नहीं बनता तब तक हार्मोन जो है वो अपना फंक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर हार्मोन है उसका जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है वो टारगेट ऑर्गन पर ही होगा, स्पेसिफिक ऑर्गन पर ही होगा, इधर उधर नहीं होगा। अगर तुम खुद सोचो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ही एग्जांपल लें, अगर उसके रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ब्लड में भी मिल गए, लीवर पर भी मिल गए, किडनी पर भी मिल गए, तो इसका काम क्या है? इसका काम है स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis को क्या करना? स्टिमुलेट करना। तो क्या लिवर स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है ना। तो कोई पर्टिकुलर हार्मोन जो है उसका स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होगा, स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के ऊपर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और हार्मोन जो है वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ही जो है क्या होगा? हार्मोन अपना फंक्शन शो करना स्टार्ट कर पाएगा, ठीक है। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरीके से हार्मोन का इफेक्ट बेसिकली शो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिग्निफाई करता है कि हार्मोन का एक्शन जो है उसका मैकेनिज्म कैसा होगा, ठीक है। जब तक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक मैकेनिज्म जो है हार्मोन के एक्शन का वो भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में, ठीक है, बेसिकली दो मैकेनिज्म्स हैं जिसके हेल्प से हार्मोन अपना फंक्शन जो है एग्जर्ट कर पाएगा, ठीक है। क्या मैकेनिज्म्स हैं? पहला मैकेनिज्म है एक्शन थ्रू एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, ठीक है। और दूसरा मैकेनिज्म है एक्शन थ्रू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स, ठीक है। दो मैकेनिज्म है, एक्शन थ्रू एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर एंड सेकेंड वन इज एक्शन थ्रू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, ठीक है। तो जो सबसे इजी है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड वन एक्शन थ्रू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, ठीक है। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर में बेसिकली होता क्या है कि ये मैकेनिज्म उन हॉर्मोन्स पे अप्लाई होता है कि जो कि लिपिड बेसिस वाले होते हैं, मतलब जो आपके स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स होते हैं। स्टेरॉयड किससे बनता है? फैट यानी कि लिपिड से बनता है, ठीक है। तो जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन वगैरह है, ठीक है, ये इजीली क्या कर सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना हुआ होता है और हार्मोन भी लिपिड का बना हुआ है, यानी कि फैट का बना हुआ है। तो हार्मोन जो है वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली हर जगह पे सबसे पहला काम क्या होगा कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता कहाँ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बनता है, ठीक है। तो सपोज दिस इज द रिसेप्टर, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, हार्मोन आएगा, हार्मोन आ करके इस रिसेप्टर के साथ में क्या कर लेगा? बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया, और अगर ये हार्मोन स्टेरॉयडल हार्मोन है, स्टेरॉयड से बना हुआ है, तो ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये इजीली क्या कर जाएगा? इजीली सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर जैसे ही ये एंटर कर जाएगा तो एंटर करने के बाद में ये सीधा कहाँ पर जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स पर जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स पर जा करके क्रोमोसोम्स से बाइंड कर लेगा, और उससे बाइंड करने के बाद में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको इनिशिएट करेगा। एज अ रिजल्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस इनिशिएट होंगे तो सेल का जो मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, सेल के मेटाबॉलिज्म में इवेंचुअली चेंज आएगा, ठीक है, और हार्मोन का फंक्शन जो है वो आपको शो होना स्टार्ट होगा,
हाँ, किसमें? हाँ हाँ, समझ आया। ठीक है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है तो उसमें मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेल डिवीजन का, क्योंकि अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होगा। तो जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं वो जा कर के भाई सीधे क्रोमोसोम को अफेक्ट करेंगे, क्रोमोसोम को अफेक्ट करेंगे तो उसमें जो है सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis जो है वो हो पाएगा। समझ आया? ये सबसे इजी तरीका था। ठीक है, अब फर्स्ट वाले पे हम लोग आते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स के थ्रू कैसे होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स के थ्रू जो है उसमें भी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर रिसेप्टर है। ठीक है, हार्मोन आया, हार्मोन आकर के रिसेप्टर से बाइंड कर लिया। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स हैं, दिस इज द हार्मोन एंड दिस इज द रिसेप्टर। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, देख रहे हो। ठीक है, तो ये हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा पाते। ठीक है, जैसे कि जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, या फिर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, अब हार्मोन और रिसेप्टर जैसे ही दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेंगे तो इससे एक तरीके से कैस्केड रिएक्शन स्टार्ट होगा। कैस्केड रिएक्शन का मतलब क्या होता है? झरना सुने हो? झरना क्या होता है पता है ना? पानी जो है एकदम हाइट से बहते हुए आता है। ठीक है, अब अगर मैं उसी झरने के बारे में बात करूँ तो सबसे टॉप से पानी बह करके एक लेवल पे आके गिरेगा, पत्थर होंगे इसके ऊपर से, फिर और नीचे जाएगा नीचे लेवल पे, फिर उसके बाद और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं कैस्केड। ठीक है, हाँ, ठीक है, इस तरीके के पैटर्न को कैस्केड बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी कैस्केड रिएक्शन जनरेट होगा। सपोज अगर मैं किसी हार्मोन का एग्जांपल दूँ तुमको, सबसे अच्छा एग्जांपल जो है ये हम लोग दे सकते हैं एड्रेनालिन का। ठीक है, हम लोग किसका एग्जाम्पल लेंगे? एड्रेनालिन का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एड्रेनालिन किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, अब ये जो हार्मोन है, सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं एड्रेनालिन हार्मोन है, ये आकर के रिसेप्टर से बाइंड कर गया। ठीक है, अब एड्रेनालिन जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद में ये जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे जो कैस्केड रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट होंगे। मतलब कि एक रिएक्शन दूसरे को स्टिमुलेट करेगा, दूसरा रिएक्शन तीसरे को स्टिमुलेट करेगा, तीसरा चौथे को स्टिमुलेट करेगा, चौथा जो है वो हो सकता है पांचवें को स्टिमुलेट करे या फिर डायरेक्ट जो इफेक्ट शो होना है उस इफेक्ट को शो कर दे। ठीक है, अब एड्रेनालिन हार्मोन जो है ये फाइट या फ्लाइट का हार्मोन है। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हम लोग उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो किसके वजह से प्रोड्यूस होगी? ग्लूकोज की वजह से। जब तक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक एटीपी जनरेट नहीं होगा, और एटीपी जनरेट जब तक नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी को एनर्जी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एड्रेनालिन हार्मोन का मेन गोल क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना। जितना ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा हमारे बॉडी में एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना मैं कैसे बता रही हूँ। ठीक है, एड्रेनालिन का और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या होगा? ठीक है, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टिमुलेट करेगा साइक्लिक एएमपी को। ठीक है, साइक्लिक एएमपी क्या है? एडिनाइलिक मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है? एटीपी का मोनोमर होता है। ठीक है, एडिनाइलिक मोनोफॉस्फेट बनता है, फिर एडिनाइलिक डाईफॉस्फेट यानी कि एडीपी बनता है, फिर एडिनाइलिक ट्राईफॉस्फेट यानी कि एटीपी बनता है।
ठीक है। तो ये क्या है, आपका ATP का मोनोमर है। ठीक है। अब ये जो साइक्लिक AMP बना, साइक्लिक AMP क्या करेगा, ये एक दूसरे रिएक्शन को स्टिमुलेट करेगा। ये स्टिमुलेट करेगा प्रोटीन काइनेज A को। ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा प्रोटीन काइनेज A को। ठीक है। अब प्रोटीन काइनेज A जो है ये इनएक्टिव से हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, साइक्लिक AMP क्या किया, प्रोटीन काइनेज A को इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज A जो है ये किसको स्टिमुलेट करेगा, फॉस्फोरिलेज काइनेज को। ठीक है, फॉस्फोरिलेज काइनेज को स्टिमुलेट करेगा। फॉस्फोरिलेज काइनेज जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, इनएक्टिव से एक्टिव में। ठीक है, फॉस्फोरिलेज काइनेज फिर किस में कन्वर्ट होगा, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड फॉस्फोरिलेज काइनेज जो है ये स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज भी किस में से कन्वर्ट हुआ, इनएक्टिव से एक्टिव में। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है ये भी इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है। इसके बाद ये जो एक्टिवेटेड ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है ये नेक्स्ट रिएक्शन को स्टिमुलेट करेगा। ये करेगा कन्वर्ट ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ठीक है। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, फाइनली ग्लूकोज में। ठीक है। और ये ग्लूकोज जो है फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जब जनरेट हो जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ये ग्लूकोज फिर माइग्रेट करके एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है फिर पूरा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल चलेगा, आधा साइटोप्लाज्म में और आधा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। फिर जब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, तब कहीं जाके ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ATP में। ठीक है। और ये जो ATP है इसको फिर हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी। यूटिलाइज करके क्या करेगी, फाइट या फ्लाइट की कंडीशन में हमारी बॉडी को एडवर्स कंडीशन से फाइट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो एड्रेनालिन का काम क्या था, बॉडी के ऊपर फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन में हेल्प करना। ठीक है, बॉडी को जो है उस सिचुएशन को फेस करने में हेल्प करना। तो वैसे सिचुएशन में बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी कहाँ मिलेगी, ज़्यादा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो एक एड्रेनालिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसने क्या किया, एक एड्रेनालिन के मॉलिक्यूल ने कम से कम 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब ये 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, जनरली क्या होता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से 38 ATP जो है जनरेट होती है। ठीक है, तो अगर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP जनरेट हो रही है तो 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 3800 ATP जनरेट होगी। ठीक है, और 3800 ATP का ब्रेकडाउन होना मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी का बनना, एनर्जी का लिबरेट होना। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में अगर एनर्जी लिबरेट होगी तब हमारी बॉडी जो है फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन में अपने आप को डिफेंड कर पाएगी, प्रोटेक्ट कर पाएगी। समझ में आया?
So this was the first mechanism, that is action through extracellular receptor. तो extracellular receptor जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं करता, लेकिन सेल के अंदर एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन जनरेट कर देता है कि सेल जो है उसको अपने वर्क करने का जो मैकेनिज्म है, उसके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उनके अंदर चेंज आ जाता है और इवेंचुअली उस टिश्यू में, उस ऑर्गन में या उस ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है। समझ में आया? सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। टुडे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आज शाम तक इस चैप्टर के नोट्स वगैरह सारी चीज़ें जो है ऐप में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है? तो वहाँ से आप लोग नोट्स को बना सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।